नई शुरुआत जीवन में कभी भी हो सकती है, बस आत्मविश्वास होना चाहिए। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंदन पहुंचे, प्रवासी भारतीयों से मुलाकात को बताया इमोशनल मोमेंट। बोले, वैश्विक प्रगति के लिए मजबूत भारत ब्रिटेन मित्रता आवश्यक। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद निर्वाचन आयोग ने शुरू की प्रक्रिया। जल्द चुने जाएंगे देश के नए उपराष्ट्रपति। प्रारंभिक गतिविधियां पूरी होने के बाद चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा आयोग। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का कड़ा संदेश, सदन में सड़क जैसा आचरण बर्दाश्त नहीं, मर्यादा बनाए रखने का दिया निर्देश। खेल संगठनों में पारदर्शिता लाने हेतु संसद में पेश हुआ विधेयक। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किया बिल पेश। बीसीसीआई सहित सभी एनएसएफ होंगे दायरे में। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का शुभारंभ। नई नीति से देश भर की सहकारी संस्थाओं को मिलेगी नई दिशा। संसद के मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन है। दोनों सदनों के विधायी कार्य की बात करें तो आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में दो बिल चर्चा एवं पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। सबसे पहले जानते हैं लोकसभा में सूचीबद्ध विधायी कार्यों के बारे में। लोकसभा में गोवा राज्य सभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024 चर्चा तथा पारित किए जाने के लिए लिस्टेड है। इस बिल पर संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पेश किए गए प्रस्तावों पर आगे विचार किया जाएगा और उसे सदन द्वारा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित भी किया जाएगा। इसके साथ ही वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2024 पर विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव किया जाएगा। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल लोकसभा में इस पर विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। अब बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा में आज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह संबंधित मंत्रालय से जुड़े अनुदान मांगों के संबंध में अपना वक्तव्य देंगे। वहीं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री सुकांता मजुमदार भी संबंधित मंत्रालय से जुड़े अनुदान मांगों के संबंध में अपना वक्तव्य देंगे। समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2025 विचार तथा पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल लोकसभा द्वारा पारित रूप में इस पर विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। इसके साथ ही तटीय पोत परिवहन विधेयक 2025 भी विचार तथा पारित किए जाने के लिए लिस्टेड है। केंद्रीय मंत्री इस बिल को भी लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। लोकसभा में बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में तख्तियां लेकर प्रदर्शन करने वाले सांसदों पर निर्णायक कार्रवाई की चेतावनी देते हुए नारेबाजी कर रहे विपक्षी सदस्यों से कहा कि ये वे सड़कों का आचरण संसद के भीतर कर रहे हैं, जबकि वो माननीय हैं और उनका व्यवहार माननीय जैसा होना चाहिए। माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं, संसद हमारी गौरवशाली लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था है। मेरा आपसे आग्रह रहता है कि संसद और संसद परिसर के अंदर अपना व्यवहार, अपना आचरण, अपनी कार्य पद्धति मर्यादित होना चाहिए। देश की जनता ने आपको उनकी आवाज, उनकी अपेक्षाएं, उनकी कठिनाई, उनकी चुनौतियां, देश के मुद्दों और नीतियों पे चर्चा करने के लिए भेजा है। आपका जो आचरण है, जो व्यवहार है, वो
देना चाहता हूं कि देश आपके सदस्यों के आचरण व्यवहार को देख रहा है, उनकी कार्य पद्धति, उनके व्यवहार को देख रहा है। मैं पुनः कहना चाहता हूं, सदन में तख्तियां लेकर आने वालों पर मुझे निर्णायक कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप जाइए, सदन में बैठिए, मुद्दों पर चर्चा करिए, प्रश्नकाल पर हर मुद्दों पर, हर विषय पर नियम प्रक्रियाओं के तहत आपको चर्चा और संवाद करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। माननीय हो आप, माननीय जैसा व्यवहार करो, जाइए अपनी सीट पर। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को लोकसभा में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य खेलों का विकास और संवर्धन करना है। भारतीय खेलों में पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर प्रशासन की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। आइटम नंबर 8 माननीय डॉक्टर मनसुख मांडवी जी। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि खेलों के विकास और संवर्धन, खिलाड़ियों के लिए कल्याणकारी उपायों, सुशासन के बुनियादी सार्वभौमिक सिद्धांतों, ओलंपिक और खेल संचालन की नैतिकता और निष्पक्षता, ओलंपिक चार्टर, पैरालंपिक चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और स्थापित विधि मानकों का उपबंध करने और एक एकीकृत, साम्यपूर्ण और प्रभावी रूप से खेल शिकायतों और खेल विवादों के समाधान और उससे संबंध या उसके अनुषंगिक मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। विधेयक का पुनर्स्थापन प्रश्न यह है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक पुनर्स्थापित करें। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करें। वहीं लोकसभा में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन से संबंधित प्रश्नों का जवाब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को सभा पटल पर रखा। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि 508 किलोमीटर की मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना जापान सरकार की तकनीक और वित्तीय सहायता से निर्माणाधीन है। यह परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली से होकर गुजर रही है। इस परियोजना के तहत मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आणंद, अहमदाबाद और साबरमती में 12 स्टेशनों के निर्माण की योजना है। इसमें वापी और साबरमती के बीच बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के गुजरात वाले हिस्से का काम दिसंबर 2027 तक पूरा होने की योजना है। वहीं महाराष्ट्र से साबरमती सेक्शन तक पूरी परियोजना दिसंबर 2029 तक पूरी होने की उम्मीद है। यह जानकारी बुधवार को लोकसभा में दी गई। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना की कुल लागत लगभग 1,08,000 करोड़ रुपए है, जिसमें से जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी परियोजना लागत का 81% यानी 88,000 करोड़ का वित्त पोषण कर रही है। पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने समुद्री माल परिवहन विधेयक 2025 पर चर्चा और पारित करने का प्रस्ताव रखा। यह विधेयक माल वाहकों से जुड़ी जिम्मेदारियों, देनदारियों, अधिकारों और उन्मुक्तियों का प्रावधान करता है। Honorable members, Sri Sarbananda Sonowal to move a motion for consideration of the carriage of goods by sea bill 2025. Mr. Minister. Sir, I rise to move that the carriage of goods by sea bill 2025 to provide for the responsibilities, liabilities, rights and immunities attached to carriers
with respect to the carriers of goods by sea and for matter connected therewith and related thereto as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Motion moved. वहीं राज्यसभा में सांसद डॉक्टर संबित पात्रा के सड़क सुरक्षा से संबंधित लिखित प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को बताया कि जनवरी से जून 2025 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं में 26,770 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि 2024 में राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुई घातक दुर्घटनाओं में 52,609 लोगों की मौत हुई। वहीं 2023 में 53,372 लोगों ने नेशनल हाईवे पर हुई दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाई। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉट या दुर्घटना स्थलों की पहचान एक सतत प्रक्रिया है। अब तक 8,542 ब्लैक स्पॉट पर अल्पकालिक और 3,141 ब्लैक स्पॉट्स पर दीर्घकालिक उपचारात्मक उपाय पूरे किए जा चुके हैं। केंद्रीय मंत्री ने सदन को बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने उच्च यातायात गंतव्य वाले राष्ट्रीय राजमार्गों और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ट्रांस हरियाणा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जैसे राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे पर उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली ATMS स्थापित की है, जो राजमार्गों पर होने वाली घटनाओं की शीघ्र पहचान और राजमार्गों की प्रभावी निगरानी में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनाइटेड किंगडम की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के लिए लंदन पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री का लंदन पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। लंदन एयरपोर्ट पहुंचने पर ब्रिटेन के विदेश कार्यालय की मंत्री और हिंद प्रशांत क्षेत्र की प्रभारी कैथरीन वेस्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोईस्वामी और दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरन भी उनके साथ मौजूद रहे। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक करेंगे और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करेंगे। इस दौरे में सबसे अहम भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते यानी कि FTA पर साइन होंगे, ये माना जा रहा है। भारत और ब्रिटेन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कीर स्टारमर की मौजूदगी में FTA पर साइन होंगे। इस समझौते से चमड़ा, जूते और कपड़ों का रियायती दरों पर एक्सपोर्ट संभव हो पाएगा, जबकि ब्रिटेन से कारों का इंपोर्ट सस्ता हो जाएगा। प्रधानमंत्री की इस यात्रा का मकसद भारत और ब्रिटेन दोनों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी यानी कि SAP की ग्रोथ की समीक्षा करना, साथ ही इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी किंग चार्ल्स III से भी मुलाकात करेंगे, ये उम्मीद जताई जा रही है।
उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद चुनाव आयोग एक्शन मोड में आ गया है। चुनाव आयोग ने नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद नए उपराष्ट्रपति के चयन के लिए सक्रिय हुए चुनाव आयोग ने बुधवार को जल्द ही चुनाव कार्यक्रम घोषित किए जाने की जानकारी दी है। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के 30 दिन के भीतर नया उपराष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। आयोग ने इससे जुड़ी तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें निर्वाचक मंडल का गठन सहित निर्वाचन अधिकारी व सहायक निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अलावा रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसके पूरा होते ही चुनाव कार्यक्रम भी घोषित कर दिए जाएंगे। भारत के सहकारी आंदोलन को अगले 2 दशकों के लिए नई दिशा देने वाली राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण केंद्रीय गृह मंत्री एवं केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज करेंगे। बता दें कि नई सहकारिता नीति 2025 से 45 तक आगामी 2 दशकों के लिए भारत के सहकारी आंदोलन में एक मील का पत्थर साबित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री एवं केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के कुशल मार्गदर्शन में नई सहकारिता नीति 2025 का उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और आधुनिक बनाने के साथ साथ जमीनी स्तर पर एक रोड मैप बनाकर सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करना है। राष्ट्रीय सहकारिता नीति का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को समावेशी बनाने, उनका पेशेवर तरीके से प्रबंधन करने, उनके भविष्य के लिए तैयार करने और विशेष रूप से ग्रामीण भारत में बड़े पैमाने पर रोजगार और आजीविका के अवसर सृजित करने में सक्षम बनाना है। जमीनी स्तर पर सहकारिता की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पंचायत में एक सहकारी समिति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत और इजराइल ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए एक संस्थागत ढांचा विकसित करने की दिशा में काम करने पर सहमति व्यक्त की है। भारत और इजराइल ने बुधवार को अपने रक्षा संबंधों को और गहरा करने के लिए एक संस्थागत ढांचा विकसित करने पर सहमति जताई है। यह फैसला नई दिल्ली में दोनों देशों के शीर्ष रक्षा अधिकारियों की बैठक के दौरान लिया गया। भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और इजराइल रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक मेजर जनरल रिटायर्ड अमीर बराम के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। इस दौरान दोनों पक्षों ने रक्षा सहयोग को दीर्घकालिक दृष्टिकोण से मजबूत करने पर जोर दिया। बैठक के दौरान दोनों देशों ने आतंकवाद के मुद्दे पर साझा संदेश दिया। मामले में इजरायली अधिकारी ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की और भारत के आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष को अपना पूरा समर्थन देने की बात कही। वहीं भारत की ओर से रक्षा सचिव ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हुए आतंकी हमले की निंदा की और सभी बंधकों की रिहाई की मांग की। उन्होंने भारत की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति को भी दोहराया। इन्वेस्टमेंट कंपनी मॉर्गन स्टैनली की ओर से बुधवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया कि भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। साथ ही वर्ष 2035 तक अर्थव्यवस्था का आकार 10.6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। वैश्विक वित्तीय कंपनी मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत वर्ष 2028 तक जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वर्ष 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था 35 खरब डॉलर की थी और अनुमान है कि 2026 तक ये 47 खरब डॉलर की हो जाएगी। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में बताया गया है कि ये अनुमान इस संभावना पर आधारित है कि 2030 और 2035 के बीच 3 से 5 राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक की अर्थव्यवस्था लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर की होगी और ये शीर्ष 20 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से शामिल होंगे। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में रैंकिंग में अच्छा सुधार दिखाने वाले राज्य छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक दुनिया की कुल जीडीपी वृद्धि में भारत की हिस्सेदारी आने वाले दशक में करीब 20% रहेगी। ऐसे में कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों की आय वृद्धि के लिए देश काफी अहम बाजार है। मॉर्गन स्टैनली के अर्थशास्त्रियों ने कहा कि इस परिणाम को सुनिश्चित करने के लिए अन्य चीजों के अलावा भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्रित शासित प्रदेशों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है।
भारत कुमार के उपनाम से प्रसिद्ध अभिनेता मनोज कुमार का आज जन्मदिन है। उनका निधन इसी वर्ष 4 अप्रैल को हुआ था। निर्माता, निर्देशक और अभिनेता मनोज कुमार ने लंबा सिनेमाई सफर तय किया। उनकी फिल्मों ने भारत के हर कोने में देशभक्ति की भावना को जगाया। सुप्रभात में चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं उन्हें समर्पित इस वीडियो के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा।